सबसे पहले सेक्शन होता है, सेक्शन के बाद सबसेक्शन होता है, सबसेक्शन के बाद क्लॉज होता है, क्लॉज के बाद सब क्लॉज होता है, सब क्लॉज के बाद प्रोविजो होता है एंड एक्सप्लेनेशंस, है ना। तो इट मीन्स बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कंपनीज एक्ट का जिसके अंदर मैं सब कुछ आपको समझा सकूं। पढ़ा नहीं रही हूं, मैं फिर से बता रही हूं, इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक प्रोविजंस, ठीक है बच्चों। तो ये सारा बेसिक स्ट्रक्चर जब हमारा क्लियर हो जाता है तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। पहली लाइन देखिए क्या लिखा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शंस एंड सब डिविजन इन लॉ। अब बताओ सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सेक्शन, सेक्शन के बाद सबसेक्शन, सबसेक्शन के बाद क्लॉज, क्लॉज के बाद सब क्लॉज, सब क्लॉज के बाद एक्सप्लेनेशन, प्रोवाइजो एंड इलिस्ट्रेशन। सो बच्चों जनरल रूल इज दैट कि सेक्शन के बाद क्या यूज किया जाता है, सबसेक्शन, बट इन सम एक्सेप्शनल सिचुएशन सेक्शन के बाद क्लॉज भी यूज करते हैं। और इसका एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट के अंदर है सेक्शन नंबर 2, जिसके अंदर क्या दी गई है, डेफिनेशन। और कोई भी एक्ट होता है तो उसकी जो सेक्शन 2 होता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, क्योंकि उस सेक्शन से पूरे एक्ट के अंदर हमें मदद मिलती है, हेल्प मिलती है कि हम कैसे लॉ को इंटरप्रेट करें। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया जैसे कि रिलेटिव, तो रिलेटिव का मीनिंग हर कोई अपना समझ सकता है कि मेरे हिसाब से रिलेटिव का मीनिंग ये है, मेरे हिसाब से रिलेटिव का मीनिंग ये है। लेकिन बच्चों अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें तो वहां पे रिलेटिव वर्ड ऑलरेडी क्या किया है, डिफाइन, ताकि कोई भी कंपनीज एक्ट में रिलेटिव बोले तो उसका मीनिंग डिफाइंड है और वही कॉमन मीनिंग लेना है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो क्लैरिटी रहती है और दूसरा आपका सेम प्रोविजन क्या नहीं होते, रिपीट नहीं होते। तो हर एक एक्ट की जो सेक्शन 2 होती है उसे क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन, बोल दीजिए जल्दी से, क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, हर एक एक्ट के अंदर। दूसरी चीज, अब हमने कहा कि कंपनीज एक्ट में जो सेक्शन 2 है उसके अंदर क्या दे रखी है, कम ऑन जल्दी बताइए क्या दे रखी है, डेफिनेशंस। एनर्जी लेके आइए, क्या दे रखी है जल्दी बताइए, डेफिनेशंस। और टोटल कितनी डेफिनेशन है, 95 डेफिनेशन। तो वहां पे सबसेक्शन यूज नहीं किया, वहां क्या यूज किया है, क्लॉज, क्योंकि जनरली सेक्शन के बाद सबसेक्शन होता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां सेक्शन के बाद क्लॉज यूज किया जाता है। और वो होता है जहां डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, वहां क्या यूज करते हैं, सब सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन नंबर 96 किसका है, एनुअल जनरल मीटिंग। सेक्शन 96 सबसेक्शन 1, सेक्शन 96 सबसेक्शन 2। 96(1) कहता है हर कंपनी को एजीएम करनी है ओपीसी को छोड़कर, और 2 कहता है कब करनी है, कहां करनी है, बिजनेस आवर्स में करनी है, नेशनल हॉलिडे के दिन नहीं करनी। सो देयर इज अ डायरेक्ट लिंकिंग है, आपस में लिंकेज है, तो सबसेक्शन यूज किया। फिर हमने कहा कि क्लॉज क्यों यूज करते हैं जब लिंकिंग ना हो, और सब क्लॉज क्यों यूज करते हैं, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशंस के लिए। तो इसीलिए मैंने आपके सामने एक बेहतरीन एग्जाम्पल खोला, मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूं। आप इस सेक्शन को देखिए बच्चों बड़े ही प्यार से, प्लीज 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 कीप क्वाइट। इस सेक्शन को देखिए बच्चों बहुत ही प्यार से, क्या लिखा है, एवरी कंपनी, क्या बोला मैंने, एवरी कंपनी शैल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सबसेक्शन 1 में लिखा। अब आप जब सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 को देख रहे हो तो उसके बाद आपको नजर आ रहा है ए, सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, ठीक है बेटा। अब हमने कहा कि मैम एक बात बताइए, जैसे आप बता रही थी तो प्रोविजो भी तो होते हैं। मैंने कहा जब भी कभी लॉ में प्रोवाइजो वर्ड यूज होता है तो वो जनरल रूल का एक्सेप्शन होता है। जनरल रूल का क्या होता है, एक्सेप्शन, ठीक है बच्चों। अब यहां पे जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो हमें नजर आ रहा है सिंपल से कि सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज ए, ठीक है। अब क्लॉज ए क्या कहता है कि मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होंगे, मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होंगे। फिर बी आ गया, क्लॉज बी, इट मींस जो सबसेक्शन 1 है उसको फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया, ए में, बी में। अब बी कहता है कंपनी में मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, तो बताओ कितने लिखे, कम ऑन, हाउ मेनी मैक्सिमम डायरेक्टर्स आर देयर, 15। हाउ मेनी मैक्सिमम डायरेक्टर्स आर देयर, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए, हाउ मेनी मैक्सिमम डायरेक्टर्स आर देयर, 15। ये जनरल रूल हो गया।
आगे कहता है 15 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब 15 से ज्यादा हो सकते हैं, ये किस में लिखना चाहिए बिना देखे बताइए? क्या ये जनरल रूल का एक्सेप्शन है या नहीं है भाई और बहनों? कम ऑन, आवाज आनी चाहिए। क्या ये जनरल रूल का एक्सेप्शन है या नहीं है? लॉ मेकर ने आगे देखा क्या क्या लिखा, किस में लिखेंगे? प्रोवाइडेड दैट, क्योंकि अभी मैंने सिखाया था कि जब भी कभी प्रोवाइजो वर्ड यूज किया जाएगा वो जनरल रूल का क्या रहेगा? एक्सेप्शन। क्लियर या ऑल क्लियर? तो यहां पे लिखा बच्चों प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी में अपॉइंट मोर देन हाउ मेनी डायरेक्टर्स? 15 डायरेक्टर्स आफ्टर पासिंग अ रेजोल्यूशन। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि कंपनी में 15 से ज्यादा भी डायरेक्टर हो सकते हैं। क्लियर या ऑल क्लियर? बट कंडीशन लगा दी, आप रिजोल्यूशन पास कर लीजिए। तो दैट इज द सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए फर्स्ट प्रोवाइजो। आपसे पूछना चाहती हूं क्या सेक्शन में एक से अधिक प्रोवाइजो यूज हो सकते हैं? आंसर इज यस। पहले होगा प्रोवाइडेड, फिर होगा फर्दर प्रोवाइडेड दैट। क्या बोला मैंने? फर्दर प्रोवाइडेड दैट। क्लियर या ऑल क्लियर? अब देखिए आगे क्या कहते हैं। इन्होंने आगे एक और चीज बोली कि फर्दर प्रोवाइडेड दैट। आगे तो कह दिया भैया 15 डायरेक्टर होंगे, 15 से ज्यादा हो सकते हैं। कह रहे कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जहां पे एक महिला डायरेक्टर जरूर होगी। कुछ कंपनीज ऐसे होंगी जहां पे एक महिला डायरेक्टर्स होंगी। तो वो किस में लिखा? फर्दर प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन लगा दी। क्लियर या ऑल क्लियर? सो आप लिखिए प्रोवाइजोस इक्वल्स टू, लिख लिया आपने एक्सेप्शन, और इसका एग्जाम्पल भी लिख लो अपनी बुक में। सेक्शन 149 जिसके अंदर सब चीजें कवर है। सेक्शन है, सबसेक्शन है, क्लॉज है, सब क्लॉज है, प्रोवाइजो है, एवरीथिंग इज देयर, इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। निकाला है मैंने आप लोगों के लिए कि कौन सा सेक्शन जिसमें सब कुछ मैं पढ़ा सकूं, क्योंकि अभी जब 96 की हम बात करते हैं उसमें 2 ही सबसेक्शन है, प्रोवाइजो है लेकिन सबसेक्शन 2 ही है। अब मुझे ये बताओ इसके बाद जो सबसेक्ट 2 जो लिखा है इसका मतलब क्या है? 1 2 कैसे पढ़ोगे इसे? सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 2। और इसे कैसे पढ़ोगे? अगर आपको, अब देखो मेरी बात सुनो, मैं पहले से ही बता रही हूं, मैं पढ़ा नहीं रही हूं, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही हूं, लॉ को पढ़ना सिखा रही हूं। मान के चलिए आपको कंपनी के अंदर ये बोलना है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि हमें अपनी कंपनी में 16 डायरेक्टर्स रखने हैं, इज इट पॉसिबल? तो आप कैसे बताओगे? कैसे बोलोगे? ऐसे बोलना सामने वाला फैन हो जाए आपका, ऐसे नहीं। Yes, it is possible as per section number 149 subsection 1 provided that allowed है। इतना पता है क्या? इसी ये है एक्सपर्टाइजेशन। Yes, it's possible. Of course, it is possible. It's clearly mentioned in section number 149 subsection number 1 and पूरा सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी का प्रोविजो में क्लियरली मेंशन है। ठीक है, क्लॉज बी का ही तो प्रोविजो है, मतलब हम सबसेक्शन 1 का ही तो प्रोवाइजो है, उसमें कह सकते हैं कि पॉसिबल है। अब हमने कहा मैम एक बात बताइए, ये तो हमें समझ में आ गया। अब यहां पे व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सप्लेनेशन? नेक्स्ट लिखिए एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, यस परफेक्ट, एक्सप्लेनेशन। जब भी कभी हम कानून को पढ़ना सीखेंगे तो जैसा कि मैंने बताया था इसके अंदर एक्सप्लेनेशंस भी आएंगे। तो लॉ में एक्सप्लेनेशंस क्यों दिए जाते हैं, सेक्शन के अंदर एक्सप्लेनेशन क्यों दिया जाता है? तो लिखिए इसके अंदर बच्चों क्लैरिफिकेशन के लिए, मीनिंग को क्लियर करने के लिए, जस्ट टू क्लैरिफाई द थिंग्स इन अ सेक्शन, उस सेक्शन के क्लैरिफिकेशन के लिए, उस सेक्शन के क्लैरिफिकेशन के लिए। इसके आगे एक एग्जाम्पल भी लिख लो। आप बताओ मुझे फाइनेंशियल ईयर कौन से सेक्शन में डिफाइन है? यस, जितनी भी डेफिनेशंस हैं तमाम डेफिनेशन कौन सा सेक्शन में डिफाइन? सेक्शन नंबर 2 एंड क्लॉज नंबर 41। कैसे याद किया? 41 किसके लिए आया? एकता लाने के लिए 41 आया है। ठीक है बच्चों,
क्यों? क्योंकि एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फॉलो द सेम फाइनेंशियल ईयर विच स्टार्ट फ्रॉम, कहां से, कमान आवाज आनी चाहिए, इट इज स्टार्ट फ्रॉम 1st of March, 1st of April एंड कम्स टू एंड 31st of March. ठीक है बच्चों, अब सुनो, ये जनरल रूल है, मैं उससे भी खोल के दिखाऊंगी आपको एक बार. अब हमने कहा मैम ये बताइए कि ये जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो कैसे यूज किए जाते हैं, थोड़ा सा हमें दिखाइए. ये देखो सबसेक्शन 4 है ना, 4 के बाद एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. मैंने क्या कहा, मैं कंपनीज एक्ट आपको पढ़ा सकती हूँ, वो भी पूरा कंपनीज एक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, बात मत करना, कसम है विद्या माता की. ठीक है, अब सुनो मेरी बात, कंपनीज एक्ट में आपको पढ़ा सकती हूँ, लेकिन ऐसे कितने सारे एक्ट हैं जो आपकी लाइफ के दौरान आएंगे और आपको खुद ही पढ़ने हैं. तो मैं आपको पढ़ना सिखा रही हूँ, इंटरप्रिटेशन करना. मैं नहीं चाहती आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहो, आपको इंडिपेंडेंट कर रही हूँ, आपको अपने पैरों पे खड़ा कर रही हूँ ताकि आप पढ़ सको, समझ सको. देखिए टाइम तो आप दे ही रहे हो, अपनी जिंदगी का प्रीशियस टाइम आप यहां दे रहे हो. मैं चाहती हूं कि आप एक बहुत अच्छा ब्रांड बनो. कई बार ये बोलते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो, आप किसको देख के क्या बनना चाहते हो. भाई हम किसी को देख के कुछ नहीं बनना चाहते, हम अपनी पहचान खुद बनाना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी खुद बनाना चाहते हैं. जब भी किसी प्रोफेशन में जाओ, मान के चलिए आपने कहा जी मुझे टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, कि किसके जैसा बनना है, किसी के जैसा नहीं, अपनी यूनिक पहचान बनानी है हर फील्ड में. और आपके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके अंदर पोटेंशियल है. और सबसे बड़ी बात सुनिए, कुदरत आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, कि आपको ऐसी फैमिली मिली जो आपको पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर रहा है. आपकी फैमिली इतनी सक्षम है कि आपको पढ़ाने के लिए भेज रही है, और भगवान की दया से आप इतने सक्षम हो कि आप पढ़ने आ रहे हो. नहीं तो जिनका जीवन आगे खराब होने वाला है उनका बुद्धि यहां से खराब होती है. कभी भी जब जिंदगी में कुछ गलत होता है तो इधर गलत चीजें चलती है. जैसे कुछ बच्चे घर से निकले होंगे कि आज हमें क्लास पढ़ने के लिए जाना है, पता चला पहुंच गए वो तो आगरा ताजमहल, शाम को आए घूम घाम के, उनका फ्यूचर खराब होना है. यहां से भगवान खराब करता है, इधर से बुद्धि खराब कर देता है, गलती राह पे चलते हैं वो, और कुछ नहीं. देखिए एक चीज जिंदगी में कभी नहीं होनी चाहिए, दैट इज रिग्रेट. कभी नहीं होगा तुम्हें, मेरी बात ध्यान रखना, क्योंकि जिस दौर से तुम जा रहे हो मैं गुजर चुकी हूं. इतना मजा आएगा ना, बस तुम मेरे कहने से 2.5 साल डिवोट कर दो. और क्यों नहीं करने चाहिए यार, 2.5 साल क्यों डिवोट ना करें. किसी किसी की पूरी जिंदगी निकल जाती है 1 करोड़ का घर खरीदने के लिए. आप जिस प्रोफेशन में हो ना, अगर अपना पूरा एफर्ट्स लगाओ 1 साल के अंदर खरीद लोगे, विद इन 1 ईयर. किसी किसी की पूरी लाइफ चली जाती है EMI देने में, पूरी जिंदगी निकल जाती है. आप वो पर्सनालिटी हो जिस चीज को देख लोगे हाजिर. ये काबिलियत है आपके अंदर, प्रोवाइडेड बस एक चीज की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं, एक चीज की जरूरत है, आपके अंदर ज्वाला जगाने की. कुछ नहीं होना जाना भाई, कोई किसी का अपना सगा नहीं है. बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया. जिंदगी में 2 रूल फॉलो कर लेना, एक तो किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करना कि कोई मेरे लिए कुछ करे, और दूसरा प्यार से बातें करना, और हमेशा बिलीव रखना सिर्फ देने में. आपने देखा हम सूर्य को जल देते हैं, हर रोज उठ के सूर्य को जल देते हैं, हम दे रहे हैं सूर्य को जल, लेकिन सूर्य हमें प्रकाश देता है, रोशनी देता है, चांद हमें रोशनी देता है. तो इसीलिए जो सूरज की तरह चमकता है ना, वो किसी से एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई मुझे दे. यू जस्ट टू बिलीव कि मैं किसी को क्या दे सकता हूं, और किसी को कुछ देने के लिए आपके अंदर कुछ होना चाहिए. और आप आज उस जगह आ चुके हो, रास्ता खुल चुका है आपका, डोर इज ओपन, बस उस पर थोड़ा सा आगे बढ़ना है, और ज्यादा नहीं. बच्चों कोई बच्चा ये पूछता मैम CS बनने में कितने साल लगेंगे, मैंने कहा तू साल गिन रहा है, CS बनना है. टाइम डिफाइन नहीं है, घंटे डिफाइन है. 2000 आवर्स इन एग्जीक्यूटिव. घंटे देखो बस, टाइम मत देखो. और एक बात और सुनो, अगर जिंदगी के 3 या 4 साल 3-4 साल आपके चले भी गए, आपकी लाइफ सेट, आपकी फैमिली की लाइफ सेट, सबसे बड़ी चीज रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. पैसे बहुत लोग कमा रहे हैं, रील शॉर्ट पता नहीं क्या कैसे, लेकिन एक होता है शोहरत के साथ पैसा कमाना, रिस्पेक्ट के साथ पैसा कमाना. आदमी अपनी रिस्पेक्ट के लिए ही तो काम करता है, रिस्पेक्ट भी हो और पैसा भी हो. आपको पता है कंपनी सेक्रेटरी ऑफिसर की डेफिनेशन में आते हैं, जानते हो आप इस बात को? CS कम्स इनटू द डेफिनेशन ऑफ ऑफिसर. आपको ये भी तो पता होनी चाहिए आप हो क्या.
जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे तब तक आप इस पढ़ाई को सीरियसली नहीं लोगे. आफ्टर क्वालिफाइंग CS व्हेन यू एंटर इनटू द बोर्ड रूम, डायरेक्टर की आपकी जितनी एज है ना उतना डायरेक्टर के पास एक्सपीरियंस होगा. आप 21-22 साल के होंगे, सामने जो पर्सन बैठा होगा उनके पास उतना एक्सपीरियंस होगा, आपको उनके साथ डील करना है. तो इट्स बेटर यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ, गिव योर एफर्ट्स. आप ये नहीं बोलोगे सर आप 60 ईयर्स के हो, आई एम ओनली 21 ईयर्स. नो, यू आर नॉट 21 ईयर्स. आपको इसलिए नहीं रखा आप 21 साल के बच्चे हो, आपको इसलिए पैसे देंगे कि आपको कुछ आता है. इस चीज को आप समझ लीजिए. सो अब इधर देखो, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, प्लीज ध्यान दीजिए, मैं हर रोज नहीं सिखाऊंगी. यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया कि जब आप काउंट करोगे तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि हर कंपनी के पास 1/3 जो है क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. टोटल डायरेक्टर का 1/3 इंडिपेंडेंट होना चाहिए. अब मान के चलिए टोटल डायरेक्टर है 14, ठीक है बच्चों. अब 14 का हमने किया 1/3, तो वो पॉइंट्स में आया, ठीक है. अब मान के चलिए हमने एक एग्जाम्पल लिया 4 पॉइंट समथिंग या 5 पॉइंट समथिंग ऐसे करके आया, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, आया 5.33. तो अब लिस्टेड कंपनी क्या करेगी, 5 डायरेक्टर तो पूरे रखेगी और 3 डायरेक्टर के सिर्फ पैर, मतलब एक डायरेक्टर के आधे पैर आएंगे बस, क्योंकि पॉइंट्स में आया. इज इट पॉसिबल? नो. तो इसको क्या करना होगा, राउंड ऑफ, मतलब इट्स बेटर यू हैव टू गो फॉर 6. तो ये कहाँ पे दिया बच्चों, एक्सप्लेनेशन में. For the purpose of this subsection, any fraction contained in such 1/3 shall be round off as 1. क्या बोला मैंने, round off as 1. अब लॉजिक समझ में, एक्सप्लेनेशन क्यों होते हैं, जो मैं बता रही हूँ वो सबके पास है, लेकिन जब तक उसका मीनिंग हमें नहीं पता होगा. इसके 2 फायदे हैं. एक तो आपका कंपनीज एक्ट पढ़ने से पहले आपको पढ़ना आ जाएगा. दूसरी चीज, आपका जो दूसरा चैप्टर है जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ सिखाया जाता है वो आपका क्लियर हो रहा है. जब मैं वहां पढ़ाऊंगी तो आपको बहुत मजा आएगा. क्लियर या ऑल क्लियर? एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया, प्रोवाइजो क्लियर हो गया, सेक्शन क्लियर हो गया, सबसेक्शन क्लियर हो गया. अब इसमें बच्चों एक होता है इलिस्ट्रेशंस. लिखिए आगे, इलिस्ट्रेशंस. इलिस्ट्रेशंस में होते हैं एग्जाम्पल. एग्जाम्पल वहां पे रियल लाइफ एग्जाम्पल यूज किए जाते हैं. रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को यूज किया जाता है. क्लियर होगी बात? सो बच्चों अब आप देखो, इसमें कुछ चीजें मैं दिखाती हूं. आप एक बार सारे बच्चे यहां आइए. 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो कैसे पढ़ेंगे इसे, सेक्शन नंबर, आवाज आनी चाहिए पीछे तक, कम ऑन. ये सेक्शन नंबर 149, सबसेक्शन 6, क्लॉज A, और उसके बाद क्या है, क्लॉज B. उसके बाद बताओ, परफेक्ट, बिल्कुल सही. B के बाद जो है वो है सब क्लॉज 1, फिर होगा सब क्लॉज 2, है ना, सब क्लॉज 2. उसके बाद सब क्लॉज C है. ये आप देख रहे हो, क्लॉज है, फिर क्लॉज C है, फिर क्लॉज D है, फिर D का सब क्लॉज 1 है. हम समझ लिया, दोबारा 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 देखो. दिस इज अ सबसेक्शन 6. सबसेक्शन 6 के बाद क्लॉज A एंड क्लॉज A के बाद B. ये देखिए, सेक्शन 149 सबसेक्शन 6, दिस वन इज अ क्लॉज A एंड उसके बाद क्या है हमारा, क्लॉज B एंड दिस वन इज अ सब क्लॉज 1, देन सब क्लॉज 2, नेक्स्ट फिर सब क्लॉज C, देन सब क्लॉज D एंड D के बाद बच्चों आपको नजर आएगा फिर से D के बाद D का सब क्लॉज 1, 2, 3, 4, 5. अब इस वाले सेक्शन में सब कुछ है. सेक्शन है, सबसेक्शन है, क्लॉज है, सब क्लॉज है, प्रोवाइजो है, एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, क्लियर या ऑल क्लियर? तो देखिए ये है, इस तरीके से हमारा प्रेजेंटेशन होता है सेक्शंस का. जैसे आप इसमें लास्ट में आके देख रहे होंगे कि इस सेक्शन के अंदर टोटल सबसेक्शन 13 है. दिस सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 13 पार्ट्स. कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13.
आप जब केस डील करोगे, लीगल एडवाइजर अपॉइंट हो जाओगे, एनसीएलटी में केस की हियरिंग्स करोगे, तो वहाँ पे एक एक क्लॉज सब क्लॉज भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर किसी सब क्लॉज के अंदर कोई बात लिखी है और वो हमने नहीं पढ़ी तो हम सही इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको वो याद नहीं करने हैं कि सबसेक्शन सब क्लॉज, नहीं, यहाँ मैं सिर्फ आपको एक चीज याद करवाऊंगी, सिर्फ एक चीज, वो होगा सेक्शन नंबर। क्या बोला मैंने? सेक्शन नंबर। ठीक है बच्चों, सिर्फ सेक्शन नंबर आपको पता होना चाहिए। मैं नहीं कह रही आप सबसेक्शन क्लॉज नहीं, ये किस चीज के कब काम आएंगे? जब आप प्रोफेशनल बन जाओगे, तो वहां आपको कोट करना पड़ेगा। कैसे कोट करना पड़ेगा? जैसे मान के चलिए आप एनसीएलटी की हियरिंग्स में जा रहे हो और वहां पे रेफरेंस दोगे, जाके रेफरेंस दोगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने, तो आप वहां पे बोलोगे एज पर सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए एंड सब क्लॉज 1। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? लेकिन सीखना यहीं से ही है, यहीं से, यही वो एक लेवल है जहां से आपको सीखना है। अब बताओ जल्दी से, फटाफट से, आपने जो नोट किया है मुझे फटाफट से उसको क्लियर कर दो। सबसे पहले क्या होता है? सेक्शन। आवाज इतनी अच्छी आनी चाहिए कि मजा आ जाए। यस, सबसे पहले सेक्शन नंबर 2, सबसेक्शन नंबर 3, क्लॉज नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। क्लियर? यू ऑल क्लियर? सो अब बेटा कभी भी पढ़ो तो इसी तरीके से, इसी सीक्वेंस में, इसी रिदम में हमें पढ़ना है। अभी मैंने आपको 149 पढ़ाया नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पे क्लियर किया है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेक्शंस। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? अब अगली चीज बच्चों पूछना चाहते हो, पूछिए। वो तो पार्ट्स में जो डायरेक्ट कनेक्शन होते हैं तो रखते हैं, नहीं होते तो अलग कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर, दिस इज अ complete hierarchy of reading the sections, subsections, clause, subclause, illustrations, examples and proviso. Come to the next part of the basic class, that is the definitions. Definitions. अगले मुद्दे की ओर जो हम चलेंगे, हम definitions की बात करेंगे, और डेफिनेशन के साथ साथ बच्चों कंपनीज एक्ट के अंदर, आप प्लीज ध्यान देना, जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर कुछ एडमिनिस्ट्रेशंस भी हम पढ़ेंगे, और यहां पे एक कॉन्सेप्ट आएगा हमारा, दैट इज द ऑर्डिनेंस। क्या बोला मैंने? ऑर्डिनेंस। पेज नंबर पे बता देती हूँ, ये बेसिक में कवर होता है। पेज नंबर 5 पर आ जाइए एक बार, पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पे आ जाइए। अगली कॉन्सेप्ट जो बेसिक्स हमें क्लियर करने हैं, अभी जो हमने क्लियर करके आए, दैट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेक्शंस। अब सब बच्चों को क्लियर है? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट बच्चों। अब क्या होगा? एक होगा ऑर्डिनेंस और एक होगा एक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ एक्ट एंड अ ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस वर्ड जो यूज किया जाता है वो हमारे भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 123, आर्टिकल नंबर 213, दो आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल 123 है और एक आर्टिकल 213 है। अब यहां पे मैं दो चीजें आपको सिखाना चाहती हूँ। ऐसे कितने बच्चे हैं जो लाइफ में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन योर करियर। कुछ बच्चा हाथ नहीं उठा रहे, मैडम 50,000 रुपए की नौकरी का जुगाड़ करवा दो, उसी मजे से खाएंगे और उसी में मचलेंगे। भाई 50,000 रुपये तुम्हारा कन्वेंस चार्ज होगा अगर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जीना चाहते हो। जितने भी लोग इस दुनिया में आए हैं, एक चीज और समझ लीजिए, जितने भी लोग इस दुनिया में आए हैं वो ऊपर से कुछ नहीं लेके आए, यही कमाए उन्होंने। अब इधर देखिए, मेरी बात सुनिए, यहां पे वर्ड यूज किया ऑर्डिनेंस। अगर लाइफ में लॉ में बहुत अच्छा करना चाहते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की आपको अच्छी समझ होनी चाहिए। किसकी बताई मैंने? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जनरली जैसे जितने भी एक्ट्स होते हैं उनमें सेक्शंस होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर सेक्शन नहीं है, आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 213, आर्टिकल 123। क्या बोला मैंने? आर्टिकल 213, आर्टिकल 123। अब ये दो आर्टिकल क्या कहते हैं? प्लीज बातें मत करना, प्लीज कीप क्वाइट पीछे वाले बच्चे।
जो बच्चे पीछे बैठ के सोच रहे हैं मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, सब कुछ दिखता है भाई, अभी तो उम्र सही है, पीछे तक दिखता है, वो थोड़ी एज हो जाती है तब दिक्कत हो, चश्मे वश्मे लगा के। चश्मे, अच्छा जिन बच्चों की स्पेक्स लगे हुए हैं उनको ऐसी फीलिंग आती है यार चश्मा लगा के ना पढ़ने लिखने जैसे लगते हैं, तो मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, ऐसी बात नहीं है। बच्चों को कई बार क्रेज होता है, बचपन में मुझे एक क्रेज हुआ था कि मुझे भी चश्मा लगाना है, क्यों मतलब मैं पहुंच गई टेस्ट कराने, मैंने कहा भैया मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि मुझे ना दिखता नहीं, मुझे थोड़ा कम दिखता है, धुंधला दिखता है। उन्होंने कहा टेस्ट करिए। अब टेस्ट में जब मशीन में देखा, बोलो ये वर्ड्स दिखाई दे रहा है, मैंने कहा थोड़ा कम कम सा दिख रहा है, सही बताओ, मैंने कम कम दिख रहा है, और मुझे सही दिख रहा था, ठीक है तो फिर दवा, नहीं नहीं मैंने पूरा सही दिख रहा है एकदम, ठीक है। फिर मैं, उन्होंने कहा आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा नहीं आप मुझे ऐसा चश्मा दो तो मेरी आँख ख़राब ना हो, और मैं उनसे एक चश्मा लेके आई, कुछ दिन पहना शौक में, फिर छोड़ दिया। तो स्पेक्स पहन के थोड़ी स्मार्टनेस तो लगती है, ऐसा लगता है पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद दिक्कत हो जाती है ना। चलिए खैर, इधर सुनिए प्लीज प्लीज, इधर सुनिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से। ऑर्डिनेंस की बात करें तो सेक्शन नंबर, ऑर्डिनेंस की बात करें तो आपका जो है टेम्परेरी लॉ होता है, लिखिए इसके आगे, ऑर्डिनेंस इज इक्वल्स टू टेम्परेरी लॉ, ऑर्डिनेंस इज इक्वल्स टू टेम्परेरी लॉ। अब हम समझेंगे ये क्यों होता है, इसका लॉजिक क्या है कि ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है। टेम्परेरी लॉ जनरल, आप देखिए हमारे जो कानून बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं और वो पास करते हैं और एक्ट कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो आपका ऑर्डिनेंस होता है वो हमारे प्रेसिडेंट की पावर से, प्रेसिडेंट उसको पास करते हैं। लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ी और क्यों, जब भी कभी हमारे हाउस सेशन में नहीं होते हैं और इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट इसको पास करते हैं। रोज नहीं पढ़ाऊंगी ऑर्डिनेंस, आगे आएगा, मैं रेफरेंस दूंगी कि ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस से काम हुआ था, तो आप समझ लेना। ये मैंने कहा एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए आप इंटरव्यू में गए और आप अच्छी किसी कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंच गए 1 साल बाद, और वहां पे उन्होंने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनेंस, आपने कहा ये मत पूछो, बाकी कुछ भी पूछ लो। तो हमें नहीं पता, हमारा आपको कुछ भी आता है लेकिन ऑर्डिनेंस नहीं आता, तो वो तो ये समझेंगे ना कुछ नहीं आता है, क्योंकि बेसिक बातें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। मान के चलिए आप आईएएस का इंटरव्यू देने जा रहे हो, उन्होंने पूछा कि इंडिया की कैपिटल बताओ, उनका ये नहीं पता और कुछ भी पूछ लो, कभी कोई रखेगा उसे, नेवर एवर। ऐसी आप समझ लीजिए, बेसिक चीजें पता होना बहुत जरूरी है। इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट होता है। अब यहां पे मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनेंस, जोर से बताओ क्या होता है, टेम्परेरी लॉ। टेम्परेरी लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उस समय पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी। तो आर्टिकल नंबर 123 के अंदर प्रेसिडेंट को पावर दी है टेम्परेरी लॉ बनाने की, और आर्टिकल नंबर 213 के अंदर गवर्नर को पावर मिली है लॉ बनाने की। ठीक है बच्चों, दोनों पता चल गए कौन कौन सा। आर्टिकल नंबर 123 प्रेसिडेंट को पावर है टेम्परेरी लॉ बनाने की, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस। जब हमारे लिए पार्लियामेंट सेशन में नहीं होते, दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट होते, तो ऑर्डिनेंस को खत्म करके एक्ट में तब्दील कर देते हैं। और दूसरी चीज, गवर्नर को पावर मिली है आर्टिकल नंबर 213 के अंदर। क्लियर होगी। अब देखो इधर समझो मेरे साथ साथ, यहां पे डिफरेंस करते हैं। तो एक्ट इज पास्ड बाय, कौन रिप्लाई आना चाहिए सारे बच्चों का, एक्ट इज पास्ड बाय, जोर से बोलिए, पार्लियामेंट, एंड ऑर्डिनेंस इशूड बाय प्रेसिडेंट ड्यूरिंग पार्लियामेंट नॉट इन सेशन। ये क्या होता है, एक्ट क्या होता है, परमानेंट लॉ, एंड ऑर्डिनेंस क्या होता है, टेम्परेरी लॉ। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पे इमीडिएट इफेक्ट होता है, इसका इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता। पावर बताइए कहां पे दी गई है, कमान आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 किसके पास पावर है, प्रेसिडेंट। और 213 कैसे बोलो, 213 जो जितनी जल्दी बोलेगा, तेज बोलेगा, उतनी जल्दी CS। 213 213 1 2 3 1 2 3 1 2 3 213। ओके, सो उसी के साथ साथ बच्चों ये भी कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड ऑर्डिनेंस। बहुत मजेदार कहानी सुनाऊंगी जिसके ऊपर पूरा कंपनीज एक्ट टिका हुआ है, पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट, पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट जिसके ऊपर टिका हुआ है। बड़े ही प्यार से सुनना। हमारा एक्ट पारित हुआ और मैं आपको प्रूफ भी करूंगी और आप कहोगे है मैम सच्ची, देखना भी जरा। अब इधर सुनिए, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए बच्चों। एक्ट आया इन द ईयर 2013,
उससे पहले एक्ट था 1956 में। जब आनंद फानन में एक्ट आया तो इन्होंने क्या किया, पूछा गया, प्लीज मेरी बात पर ध्यान दो भाई, प्लीज कीप क्वाइट। जब एक्ट पास किया गया तो ये पूछा गया कि आप ये कानून क्यों लेकर आ रहे हो, तो इन्होंने जवाब दिया कि आज की जरूरत है। और हम जो है ना, जो हमारा पुराना एक्ट है वो 1956 का था, और हमारे देश के अंदर एलपीजी कौन से ईयर में आई थी? अरे वाह, सबको पता है, इन द ईयर 1991। एलपीजी मीन्स व्हाट? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये बात तय हो गई थी 1991 में। जब भी कभी हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो क्या बोला जाता है? वसुदेव, आवाज आनी चाहिए, वसुदेव कुटुंब। ऑल ओवर वर्ल्ड इज वर्किंग एज अ सिंगल फैमिली। वर्किंग एज अ सिंगल फैमिली की, हाँ जी। लेकिन आप ये देखिए, जो हमारा एक्ट था वो कब का था? 1956 का, और पॉलिसीज आई थी 1991 में। उनके आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रही थी, एलपीजी से बैठ ही नहीं देता, क्योंकि जो हमारा कंपनीज एक्ट 1956 है, मोर देन 600 सेक्शंस। हाउ मेनी? मोर देन 600 सेक्शन। इट्स अ रिडंडेंट लॉ, सो इट नीड्स सम अमेंडमेंट्स, चेंजेस, चेंज की जरूरत थी। अब हम अपने कानून पे भाई कैसे ध्यान दें? इधर से चाइना लड़ाई करता है, उधर से पाकिस्तान बम फेंक देता है, कभी चिढ़ाता है, कभी हमारे सिपाहियों को पकड़ लेता है। तो हमारे यहाँ पे पीस नहीं था, मेंटल पीस नहीं हो पा रहा। कभी दंगे हो गए तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया, काम चला गया, काम चला गया पुराने एक्ट से। और इतने अमेंडमेंट हुए ना कंपनीज एक्ट 1956 में, एक्ट को छलनी कर दिया। मोर देन 17-18 अमेंडमेंट्स आर देयर अप्रॉक्सीमेटली। सो अब ऐसा लगा कि अब काम नहीं चल सकता, तो इट्स बेटर यू हैव टू रिप्लेस द एक्ट। तो कंपनीज एक्ट 1956 को रिप्लेस करके पिक्चर में आया कंपनीज एक्ट 2013। आप मुझे बताइए, सारे बच्चे, अभी आपने कंपनीज एक्ट का एक भी सेक्शन नहीं पढ़ा, कि कंपनीज एक्ट 2013 आप जब लेके आए हो, पूरा एक्ट तुमने चेंज किया, तो आप क्या चाहते हो? कि हम चाहते हैं विश्व के साथ, विश्व की कंट्रीज के साथ कदम से कदम मिलाना। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ सिंगापुर का, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ न्यूजीलैंड का। सिंगल डे में कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, सिंगल डे में। 1956 के तहत जब मैंने कंपनीज बनाई, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन किया, क्लाइंट परेशान हो जाता था। कंपनी बन गई हमारी, टाइम लगेगा, कंपनी बन गई हमारी, टाइम लगेगा, कंपनी बन गई हमारी, टाइम लगेगा। क्लाइंट गेटिंग फ्रस्ट्रेट, रहने दो, बिकॉज इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, इट्स अ फॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी। कंप्लायंस इसका जाल था। और फॉरेनर्स की एक बात सुन लीजिए, उनके यहाँ कानून कम होते हैं लेकिन कंप्लायंस ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ कानून ही कानून है और कंप्लायंस जीरो। तो इसका मतलब अब जो एक्ट बनाना था वो कैसे बनाना होगा, सोच के बताइए। जो चीज़ मैं आपको सिखा रही हूँ ना, जनरली किसी किताब में नहीं मिलेगी। इट्स माई एक्सपीरियंस ऑफ अ लॉन्ग एरा। जो कंपनीज एक्ट बना होगा उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? लेस कंप्लायंस, ताकि हम बिजनेस को क्या कर सके, इजी। तो एक कॉन्सेप्ट आया बच्चों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कम ऑन अप्लाई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन अ इजी फॉर्म। क्या यही एलपीजी में नहीं लिखा हुआ? एलपीजी क्या कहता है? L4 liberalization. What do you mean by liberalization? Less law compliances. What do you mean by privatization? Giving an opportunity to private person to do the business, either the banking, either the insurance, whatever be. आप भैया प्राइवेट पर्सन को भी अपॉर्चुनिटी दो, yes or no? What do you mean by globalization? You are giving the permission to the outside India. वो हमारे यहाँ आके काम कर सके, हम उनके यहाँ जाकर काम कर सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इन्होंने फोकस किया। जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फोकस किया तो नए एक्ट में इन्होंने क्या 470 सेक्शंस बना दिया। तो ये दिखा दिया भाई, पहले वाले एक्ट में कितने सेक्शन थे? 600 से ज्यादा, अब कितने हैं? 470। तो इसका मतलब 470 सेक्शन है, तो इसका मतलब एक्ट छोटा हो गया, लगेगा ना प्राइमा फेसिया। इफ यू सी द सेक्शंस, यार ये तो छोटा हो गया। नहीं, छोटा नहीं था। सेक्शन के अंदर पावर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की, और मोर देन 300 सेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स बनाने की। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, आप ध्यान से देखना, आप एक्ट के अंदर ये कॉन्सेप्ट देखना, क्योंकि ये मुझे सिखाना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, इनकी कहानी बताती हूँ आपको।
ये देखिए बच्चों, एक सेक्शन नंबर 10 के बाद देखो आप, ये देखो 10, 10A और 11, आपको कुछ नहीं करना, बस सेक्शन 10 को 11 को पढ़ो और 10A को, और कुछ नहीं करना आपको। और मुझे इन दोनों के बीच में डिफरेंस करो, जैसे आप स्टोरी नहीं कहते दो चिड़िया, इन दोनों चिड़ियों में क्या अंतर है। आपको सिर्फ 10A पढ़ना है और सेक्शन 11 पढ़ना है, और कुछ नहीं करना। अब बच्चा ढूंढ रहा होगा, पता है एक बात बताऊं कि क्या, देख 10A में छोटा बी यूज किया है, 11A में बड़ा बी यूज किया है, एक तो ये अंतर है, एक तो अंतर मुझे मिल गया। और दूसरा अंतर बताऊं, पता है बिजनेस के बाद 11 में कोमा लगाया है, 10A में कोमा नहीं लगाया है ना। और कोई डिफरेंस है इसमें, हेडिंग में, वर्ड्स में? भाई हमारी गवर्नमेंट भी पागल हो गई थी, सच बोल रही हूँ मैं आपको। इन्होंने जल्दी जल्दी में एक्ट तो लेके आ गए, लेकिन इन्हें समझ नहीं आया हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि जब एक्ट बनाएगा तो सेक्शन 10 सेक्शन 11 होगा। मैं आपको बता देती हूँ, जब भी कभी ए बी डबल ए डबल बी बोला जाता है सेक्शन के साथ, तो वो अमेंडमेंट के बाद आता है, हमेशा ध्यान रखना। जब भी कभी सेक्शन के साथ ए डबल बी यूज हो, तो आप समझ लेना वो किसके बाद आया है, अमेंडमेंट के बाद। तो अब आपको मुझे बताना है, पहले पिक्चर में 11 आया है, 10A, पहले जन्म किसका हुआ, 10A या 11? कितने बच्चे कहते हैं मैम 11, हाथ उठा के, 11 वाले। और 10A, मन की बात सुनना मोदी जी, मन की बात करते हैं। यस 10A, कितने बच्चे कहते हैं कि मैम 10A आया? कोई भी नहीं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। सुनो ध्यान दो, अब मैं इनको ओपन करती हूँ और फिर आप मजेदार कहानी सुनना। ये लो जी, सेक्शन 11 अब इस दुनिया में रही रहा। It is to be omitted by Companies Amendment Act 2015. ओके, मतलब ये कानून लेके आए। कंपनीज एक्ट कौन से ईयर में है, जवाब आप ही दो। कंपनीज एक्ट कौन से ईयर में आया, 2013 में। और अमेंडमेंट एक्ट कब आया, 2015 में। 2 साल में नया एक्ट, अमेंडेड एक्ट लेके आ गए। इसका मतलब तुमने 2013 में बहुत सारी क्या करी है, मिस्टेक। अब मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं आपको आज से नहीं पढ़ा रही, जब ये एक्ट आया था ना, मैं उससे पहले से पढ़ा रही हूँ, तो मुझे पहला भी पता है और बाद का भी पता है, इसीलिए आपको बता पा रही हूँ। अब सुनो, होता क्या है बच्चों, इन्होंने कहा कि कंपनीज एक्ट 2013 का ऑब्जेक्टिव क्या था, जल्दी बताओ, कमान, रिप्लाई आना चाहिए सारे बच्चों से। यस, लेस कंप्लायंसेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पहले क्या था कि आपने अगर कंपनी बना ली तो आपको आरओसी की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता था, क्या बोलते हैं उसे, बता सकते कोई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 11th क्लास में भी पढ़ाया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको रिसीव हो गया, आप बिजनेस नहीं कर सकते, आपको एक और सर्टिफिकेट लेना है, दैट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो बताओ, क्या 2 फॉर्मेलिटी हो गई, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक और फॉर्मेलिटी, COI और COB। ये कहानी थी पुराने एक्ट में। कौन से में, बोलो जल्दी से, रिप्लाई करो। अब कंपनीज एक्ट 1956 में। तो जब 2013 एक्ट आया तो क्या एक फॉर्मेलिटी रिमूव होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए भाई और बहनों? रिमूव नहीं की गई, सेक्शन 11 बना दिया गया। सेक्शन 11 किसका था, COB का। तो ये कहने लगे तुमने किया क्या है, पहले भी ज्यादा फॉर्मेलिटी थी और अब भी ज्यादा फॉर्मेलिटी है। कहने लगे हैं कि सच्ची मुच्ची, कि अब क्या करें, क्या करें बताइए ना, क्या करें, डिलीट कर देते हैं। अब आया कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015। बेटा ये चीज समझ लो, जनरली नहीं मिलेगी कहीं। और आगे जब इन फ्यूचर आप CS अपॉइंट हो जाओगे, आपके अंडर में कोई ट्रेनी काम करेगा, तो कई बार वो ट्रेनी भी ऐसी चीज पूछ लेगा जो आपका दिमाग घुमा देगी। मैं आपको वो चीज बता रही हूं जो इसकी जड़ है, जो इसके लॉजिक्स हैं, ये किसी बुक में नहीं है। अब ये बताओ, तो इन्होंने क्या किया 2015 में, क्या कर दिया बताओ जल्दी से। सेक्शन नंबर 11 को एक काम कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब जब तुमने डिलीट कर दिया तो शांति रखो। अब जब तुमने डिलीट कर दिया तो अब क्या रखो, शांति नहीं है। अब वापस चलते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों 10A में। 10A के नीचे देखिए आप, 10A के नीचे देखिए अमेंडमेंट में। अमेंडमेंट में देखिए बच्चों, इंसर्टेड बाय कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018। ओ माय गॉड, ऑर्डिनेंस मीन्स व्हाट, इट्स अ टेम्पररी लॉ।
इतने आनंद फानन में तुम्हें जल्दी क्या है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा खुद को ही करें क्या। और इसको इंसर्ट किया गया, इंसर्टेड। जब से 2013 एक्ट आया है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बैक टू बैक अमेंडमेंट एक्ट्स आ रहे हैं। व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस? क्या वजह है इसके पीछे कि बैक टू बैक आप अमेंडमेंट एक्ट्स ला रहे हो? इसका रीजन समझ लीजिए सारे बच्चे ध्यान से। इसका रीजन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल प्रोविजन से कनेक्ट कर रहे हो आप। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब WTO। कितने बच्चे WTO के बारे में जानते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्लीज कीप क्वाइट, आई नीड सम मोर टाइम। मुझे आपकी जिंदगी का थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन इंडिया में नहीं, फॉरेन में भी चले जाना, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। आई डू वर्क फॉर दैट। आई एम नॉट अ टीचर बाय डिफॉल्ट, आई एम अ टीचर बाय इंटरेस्ट। टीचर बाय डिफॉल्ट होते हैं जो पैसे को देख के आते हैं, टीचर बाय इंटरेस्ट होते हैं जो मन से आते हैं। आई एंटर इन दिस प्रोफेशन इन द एज ऑफ 21। आई एम द यंगेस्ट फैकल्टी ऑफ दिस लक्ष्मी नगर। आप ये चीज समझिए, टीचिंग में आना मेरी कोई मजबूरी नहीं थी। आई कम इन बाय इंटरेस्ट, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। आप ये चीज समझिए। यहां पे एक चीज देखो, 1 से लेके 190 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हमारी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास 190 कंट्रीज का डाटा है। अगर मोदी जी ने बहुत एडवर्टीजमेंट किया, 2015 के बाद उन्होंने शुरू कर दिया, अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हैं, आप हमारे देश में आइए, बिजनेस करिए, कंपनी बनाइए। Nobody is interested to enter into the Indian economy. Why? The reason is very clear. No, it's a like very complicated process to do business in India. हम कहते हैं why? What is the reason? So lot more compliances are there. अरे हिंदुस्तान के अंदर तो यार टैक्स के ऊपर टैक्स लेते हैं, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, कास्केटिंग इफेक्ट। मोदी ने कहा अब भाई और बहनों ऐसा नहीं होगा। वन नेशन वन टैक्स, दैट इज द GST। GST आने के पीछे वजह यही है, ease of doing business, that is the base, that is the reason, that is the logic. How many total countries are there? Come on, reply. 190। 190 कंट्रीज की रैंकिंग बनती थी, और जो भी फॉरेनर इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता था, दे आर फाइंड आउट द रैंक। कोई भी देख सकता है, हमारी इंडिया की नीचे से बड़ी अच्छी पोजीशन थी। कितना भी चिल्ला लो आप बाहर जाके, कितना भी आप जहाँ पे ये जैसे हमारे यहाँ पे बस स्टैंड्स होते हैं ना, बस स्टॉप्स होते हैं, उसके पीछे ऐड करवाते हैं ना, ऐसे भी ऐड करवाए हमने बाहर। गिविंग अट्रैक्शन, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया, फॉरेन में एडवर्टीजमेंट कराए हमने, आप हमारे देश में आइए। जबकि हमारे देश में हर कोई बिजनेस करना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं। पता है क्यों करना चाहते हैं? रीजन समझते हो? इंडिया में सब बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? आज से नहीं, मुगल्स बिजनेस की वजह से आए थे इंडिया में। ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने आई थी इंडिया में। इंडिया इतना अट्रैक्शन पॉइंट है लोगों के लिए बिजनेस करने का। बताइए क्यों? एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए? अगर मैं कोई बिजनेस करूं तो मुझे क्या चाहिए? कस्टमर। यस और नो? मुझे कस्टमर चाहिए, और इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि कस्टमर ही कस्टमर हैं। इसीलिए चाहे आप किसी भी एरा की बात कर लीजिए, चाहे मुगल्स एरा की बात करिए, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश एरा की बात करिए, या आज की बात करिए, कितनी सारी कोरियन कंपनीज इंडिया के अंदर बिजनेस कर रही हैं। चाहे किया सोनेट हो, किया सेल्टोस हो, किया कार्निवल्स हो। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज वेरी क्लियर, आइदर द टोयोटा लीजेंडर हो, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है? इंडिया के अंदर कस्टमर है, और बिजनेसमैन को क्या चाहिए? कस्टमर। रीजन समझ में आ गया? इंडिया में सब बिजनेस, लेकिन फिर भी नहीं करने आ रहे। क्यों? क्योंकि लॉज बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड लॉज है, टाइम कंज्यूमिंग है। अब आपको आंसर देना है, मैं इतना सारा बैकग्राउंड आपके आंसर के लिए बना रही हूं। क्या होना चाहिए कि जो हमारी नीचे रैंकिंग चली गई है, नीचे से अच्छी पोजीशन है, उसको ऊपर से बेटर पोजीशन में कैसे कन्वर्ट करें? क्या ये क्वेश्चन मोदी जी के सामने होगा कि नहीं होगा भाई और बहनों? कि हमें क्या करना है अब?
क्या करना चाहिए अगर हमें इंडिया में बिजनेसमैन को लेकर आना है? रिप्लाई करो बेटा, मैं समझ जाऊंगी कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। क्या करना चाहिए? रैंक को, अब तो पूरा कर दो, रैंक को इंप्रूव करना है, रैंकिंग इंप्रूव करनी है। एंड रैंकिंग इंप्रूव होती है, इट्स 10 टॉपिक्स आर देयर। हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर? जोर से बोलो, हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर? इसके बाद ब्रेक दे दूंगी, बस अब तो खुश हो ना? अब सही से बोलना, सही से बैठो सारे बच्चे ऐसे, सही से बैठिए बेटा। हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर? मजा नहीं आया, जोर से बोलिए, हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर? 10 टॉपिक्स। तो अब मोदी जी ने क्या कहा, भाई और बहनों, सब प्रोफेशनल्स को बुलाओ, 10 टॉपिक्स पे काम होना चाहिए। कोई भी टॉपिक भाई और बहनों छूटना नहीं चाहिए। अब हमारा देश तरक्की करेगा, तरक्की करेगा। अब इन्होंने मीटिंग बुला दी भाई साहब, अब सुनो तो सही, अब इन्होंने मीटिंग बुला दी। उधर दिल्ली में आप जानते हो, हम अनशन पे बैठ जाएंगे हम अनशन पे बैठ जाएंगे, हम मोदी जी को काम नहीं करने देंगे। ये कौन था? अरविंद केजरीवाल। मोदी जी ने कहा, तेरी झीलें बना दूंगा, तुझको दिल्ली से नदी पार पहुंचा दूंगा, मेरा नाम मोदी नहीं। अब भैया हुआ क्या, मोदी जी तो अब चल पड़े अपने रास्ते पे। उन्होंने कहा रैंकिंग इंप्रूव होनी चाहिए, प्रोफेशनल्स की मीटिंग बुलाई। सबसे पहले कहा, आदमी पैसे कमा रहा है, नौकरी कर रहा है कि कर रहा है? पैसे कमा के ला रहा है, कमा के ला रहा है। अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में जा रहा है, जा रहा है। इनकम के ऊपर टैक्स दे रहा है, दे रहा है। पराठे के ऊपर टैक्स, पूड़ी के ऊपर टैक्स, राजमा चावल के ऊपर टैक्स। आदमी तो टैक्स ऑन टैक्स ही कर रहा है। उन्होंने कहा मेरे भी नहीं है। मोदी जी ने कहा मुझे टेंशन नहीं है, एक ही बार टैक्स लो, बार बार टैक्स का कोई झंझट है? मोदी जी ने कहा ना तो खाऊंगा ना खाने दूंगा। और वही चीज हुई। दे आर वर्किंग ऑन 10 पॉइंट्स, दैट इज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हमने कहा मोदी जी तुमने हमारे लिए और काम बढ़ा दिया। अब पहले तो एक एक्ट आ गया तो आ गया, किसी का ध्यान ही नहीं था। हम भी टीचर थे भैया, हमें एक एक सेक्शन याद हो गया था 1956 का, हम खुश हो रहे थे। पता चला मोदी जी ने तो हर साल एक नया एक्ट, एक नया एक्ट। आप देखिए जरा स्क्रीन पे, दिस इज द रीजन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट अप टू डेट। हमारे लिए होमवर्क कितना दे दिया कि आंख खुलते ही मोदी जी दिखते थे। ये देखो, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2017, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2019, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2020, कंपनी अमेंडमेंट सेकेंड ऑर्डिनेंस 2019. It means they are working to improve 10 points. The first point is incorporation of company. मोदी जी ने कहा ये बताओ देश में पूरे विश्व के अंदर कौन सी कंट्री है जहां पे सबसे जल्दी नंबर 1 पे चल रही है? प्रोफेशनल्स ने कहा सर सिंगापुर है। क्या सिस्टम है उनके यहाँ? कि सिस्टम एकदम साफ है सर, सुबह कंपनी के लिए अप्लाई करो, शाम तक कंपनी बन जाती है। मोदी जी ने कहा करवाओ तो फिर ये इंडिया में हो गया स्टार्ट। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू बिल्डिंग इन गुड़गांव मानेसर, जहां पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का काम होता है। सीआरसी बिल्डिंग, सिर्फ इनकॉर्पोरेशन का। ऑल ओवर इंडिया किसी को कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है वहीं जाएंगी सारी चीजें। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? एक एक चीज सुन लीजिए, क्योंकि आपको आगे चलकर इसी नॉलेज से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो इट मींस अब हम यहां पे देख रहे हैं, आप ये देखिए 10 पॉइंट बेसिस थी, और आपका जो पहला चैप्टर है ये मैं अब से नहीं पढ़ा रही, 2015 से पढ़ा रही हूं। अब जाके इंस्टीट्यूट ने आपके चैप्टर में ऐड किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मैंने कहा ये तो मैं बहुत पहले से पहले ही पढ़ा देती हूँ, उन्होंने अब सिलेबस में ऐड किया है इसको। लेकिन ये आज का टॉपिक नहीं है, ये 2015 का टॉपिक है। 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, अब इंस्टीट्यूट बुक में आया। अब देखिए इधर ये क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट ने ऐसा नहीं है कि बच्चों को नहीं पढ़ाया, CSEE में पढ़ा रहे थे वो बैक टू बैक इकोनॉमिक्स में, लेकिन CSEE का बच्चा उतना सिंसियर नहीं होता कि इतना डीपली पढ़े। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वो वर्क कर रहे थे, लेकिन EET में। अब देखिए इधर ये क्या कहता है, इकोनॉमीज आर रैंक्ड ऑन देयर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फ्रॉम 1 to हाउ मेनी पॉइंट्स? 190.
द रैंकिंग आर डिटरमाइंड बाय सॉर्टिंग स्कोर्स ऑन 10 टॉपिक्स. कितने टॉपिक्स बताया मैंने? 10 टॉपिक्स. तो ये बेसिकली 10 टॉपिक्स के बेसिस पर था. ये देखिए, इकोनॉमीज, बांग्लादेश, आप देख सकते हो इस टाइप से इनकी रैंकिंग थी. चाइना, ओ हो, ये देखिए ये रैंकिंग्स है. और इस टाइप से इकोनॉमी हमारी जो है इंडिया की अब तो लगभग 62 के आसपास पोजीशन पहुंच गई है. ये देखिए, दिस वन इज इंडिया. अच्छी पोजीशन पे हम लोग जा रहे हैं ड्यू टू द बैक टू बैक अमेंडमेंट्स एंड चेंजेस. सो दैट्स वाई वी आर कंसर्निंग अबाउट द डेफिनेशंस की. अगर हम बात करें बच्चों, तो मैं आपको बता रही थी कि इन्होंने यहाँ पे लेटर ऑन इसको जो इंसर्ट किया वो इंसर्ट किया 2018 में. और यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, A company incorporated after commencement of this ordinance having share capital shall not commence business unless a declaration is given by to this. यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि बेसिकली ऐड कर दिया इसको. क्यों ऐड किया वो तो जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी. लेकिन फिलहाल जो रीज़न था, फिलहाल जो हमें पढ़ने हैं वो अमेंडमेंट्स भी पढ़ने हैं, अमेंडमेंट एक्ट्स भी पढ़ने हैं कि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, 17, 19, 20 ऑर्डिनेंस. तो अब आपको शायद लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि इतने सारे अमेंडमेंट एक्ट्स क्यों गए. क्योंकि हमें अपनी रैंक को क्या करना था, इम्प्रूव. पहले अमेंडमेंट से कुछ चेंज किया, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, और ये कारवा रुका नहीं, अभी तक भी चल रहा है. मैं बस एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, मुझे पूरी क्लास में ये बता दीजिए कि आपको ये समझ में आ गया कि अमेंडमेंट एक्ट क्यों आए? समझ में आ गया बच्चों? चलिए जी, बहुत अच्छी बात है. अब इधर एक और चीज़, एक और कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं. There are total how many sections are there? Yes, how many sections are there? 470 sections are there. The entire 470 sections are divided into 29 chapters. एग्जीक्यूटिव के सिलेबस की बात करें, सेक्शन 1 से लेकर लगभग हम पहुंच जाते हैं सेक्शन नंबर 246. ठीक है, उसमें से इंस्टीट्यूट ने बीच बीच में कुछ सेक्शंस डिलीट भी किए हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी. अगर शेड्यूल्स की बात करें तो हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर? 7. व्हाट आई मीन बाय द शेड्यूल्स? शेड्यूल्स होती हैं जिसमें एक्स्ट्रा मैटर्स डाले जाते हैं. जहाँ पे एक्स्ट्रा मैटर्स कवर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? शेड्यूल्स. एंड शेड्यूल इज अ पार्ट ऑफ एक्ट. हमारे सिलेबस का नाम है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस. कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस. एक बार पीछे चलते हैं आप थोड़ा सा. आप पहले पेज पे आ जाइए सारे बच्चे. दैट इज द बेसिक कंपनी लॉ. एंड फर्स्ट पेज पे अगर हम पहुंचे, फर्स्ट पेज पे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपनी लॉ? पर्पस ऑफ कंपनी लॉ, आप मुझे बताइए कंपनी का बर्थ कैसे होता है? लॉ से. तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कोई नेचुरल पर्सन जिए, कोई नेचुरल पर्सन मरे. कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता. तो इन्होंने कहा देखो, फर्स्ट टाइम जब भी कभी कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है तो वो एज पर लॉ होगी. एंड दूसरा, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए. दूसरा, प्रोटेक्शन के लिए. किस किस की प्रोटेक्शन? किस किस की प्रोटेक्शन? जिसका पैसा है और जिसका पैसा लगा होता है, इंटरेस्ट होता है, उससे बोलते हैं स्टेक होल्डर्स. क्या बोले? फिर से रिप्लाई करिए. स्टेक. अच्छा ये बताओ, शेयर होल्डर बड़ा टर्म है, स्टेक होल्डर? स्टेक होल्डर इटसेल्फ कवर शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स, बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इवन एम्प्लॉयज एंड गवर्नमेंट टैक्सेशन. गवर्नमेंट का भी स्टेक होता है, दैट इज द टैक्सेशन. तो वो सब इसके अंदर क्या हो जाते हैं बच्चों? कवर हो जाते हैं. ठीक है. सो प्रोटेक्शन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज एंड सोसाइटी. मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, बस मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि हम शेयर होल्डर्स की प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? शेयर होल्डर को मैंने एक नाम दिया, पेशेंस होल्डर्स. क्या वर्ड यूज किया? पेशेंस होल्डर्स. फिर से बोलो, क्या वर्ड यूज किया? पेशेंस होल्डर्स. वाई पेशेंस होल्डर्स? कंपनी को पैसा दिया, पैसा देने के बाद कंपनी से बोला आप इससे क्या करिए? बिजनेस करिए. बिजनेस करने के बाद, खर्चे काटने के बाद, खर्चे इन द सेंस इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट किसको दिया जाता है? डिबेंचर होल्डर्स को। टैक्स किसको दिया जाता है? गवर्नमेंट को। सारे खर्चे काटने के बाद जो पैसा बचेगा उसे हमें पे करना, और हमें भी डायरेक्ट नहीं, पहले किसे दिया जाता है? प्रेफरेंस, और फिर किसको दिया जाता है? इक्विटी। पहले किसे दिया जाता है? प्रेफरेंस, और फिर किसे दिया जाता है? इक्विटी। ओके, तो सबसे ज्यादा घपला किसके साथ हो सकता है? इक्विटी। सबसे ज्यादा घपला किसके साथ हो सकता है? इक्विटी। सबसे ज्यादा राइट किसके प्रोटेक्ट करने? इक्विटी। कंपनीज एक्ट ने ज्यादा राइट भी इक्विटी को ही दिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूं, क्योंकि क्लास 12 में तुमने यही सब पढ़ा है। क्या, मेरे क्वेश्चन का आंसर देना प्लीज, क्या इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन होता है? इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन होता है? डिबेंचर्स का? प्रेफरेंस शेयर्स का? प्रेफरेंस शेयर्स का? प्रेफरेंस शेयर्स का होता है। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होता है। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए जाते हैं। व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स? मैं बताती हूं, कोई बात नहीं, मैं बताती हूं। डिबेंचर्स का रिडम्पशन होता है, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होता है। डिबेंचर होल्डर्स को फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स डिविडेंड मिलता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये बेसिक जो है आपकी सिमिलरिटी है। लेकिन एक चीज और भी आपको ध्यान रखनी होगी कि जो हमारे, अगर कभी भी इन फ्यूचर हम कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, तो आपने एक आइडियल रेशियो पढ़ा होगा, डेट इक्विटी रेशियो। वो क्या होता है? 2 टाइम्स क्या रहता है बेटा? देखो प्लीज मेरे साथ कनेक्ट करो प्लीज जल्दी। 2:1। 2 टाइम्स क्या होती है? डेट, और 1 टाइम इक्विटी। कोई बच्चा बता सकता है 2 टाइम्स डेट क्यों होती है? पढ़ा है आपने? देखो रेशियो एनालिसिस में तुमने पता नहीं कितनी बार 2:1 2:1 पढ़ा होगा। क्यों होता है 2:1? रीजन बताए, 2:1 डेट क्यों होता है? 2 टाइम्स डेट 1 टाइम इक्विटी। कंपनी चाहती है अगर 2 टाइम डेट है तो इंटरेस्ट हम पे कर देंगे, लेकिन इक्विटी जो होती है ना, उसका वोटिंग राइट होता है। दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द ऑनरशिप ऑफ कंपनी। लेकिन जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, जो लोन होल्डर्स होते हैं, उनका हमारी वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं कंपनी के अंदर। वोटिंग राइट्स डाइल्यूट नहीं होते। आप हमेशा ध्यान रखना, जब हमने किसी से ज़्यादा पैसा दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर दिया, तो वो फिक्स बर्डन तो है, लेकिन कंपनी जब अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी में रहती है तो डिविडेंड ज़्यादा होता है, क्योंकि हिस्सेदारी है वो। क्या बोला मैंने? हिस्सेदारी। डिबेंचर होल्डर्स हिस्सेदार नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन किसकी करनी है? शेयर होल्डर्स की। दूसरी तरफ यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया? क्रेडिटर्स। तीसरा वर्ड क्या यूज़ किया? एम्प्लॉयज़। इट मीन्स ओवरऑल द मेन एम ऑफ कंपनीज एक्ट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो इस पर एक लिख लीजिए प्रोटेक्शन के साथ ब्रैकेट में, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। इस पूरे टर्म को बना के लिख लीजिए, दैट इज टू बी स्टेक होल्डर, नॉट द शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर। आगे कंप्लायंस फ्रेमवर्क टू एंश्योर लॉफुल फंक्शनिंग, ताकि सारे लॉस पूरे टाइम पे पूरे हों तो फंक्शनिंग अच्छी हो सके। अब मेरे साथ साथ आ जाइए बच्चों, सेक्शन 1 से लेके आज हम चलेंगे सेक्शन 10 प्लस साथ में सेक्शन 2 क्लॉज 41। क्या डिफाइन है इसके अंदर? फाइनेंशियल ईयर। कैसे याद किया? एक तलाने के लिए। सेक्शन 2 क्लॉज 41 में क्या है? फाइनेंशियल ईयर। इट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल कम्स टू एंड 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर 41 में डिफाइन है। अब आगे सुनो, ध्यान देना बात पे। 41 के बाद क्या आता है? 42। मैं सीक्वेंस में ही सिखा रही हूँ। सेक्शन 2 क्लॉज 42 इसके अंदर है फॉरेन कंपनी। क्या है जरा बताना? फॉरेन कंपनी। याद करा रही हूँ, आगे काम आएगा। फॉरेन कंपनी कैसे याद करेंगे? देखो, जब भी कभी सेक्शन 2 बोला जाएगा तो वो कॉमन है कि सेक्शन 2 में सारी क्या है? डेफिनेशन। सेक्शन 2 सबके लिए कॉमन है, क्योंकि सेक्शन 2 में सारी क्या दे रखी है? डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें 42 है, तो 42 को हिंदी में बोलते हैं 42। बयां प्लस इंग्लिश, इंग्लिश बयां कर रहे हैं, हमें भी एंट्री दो, तो दैट इज द फॉरेन कंपनी।
ऐसे बस माइंड में एक पॉइंट क्लिक करना है, बयां कर रहे इंग्लिश मतलब 42। दो चीजें आप समझ लीजिए, आपको जो बुक मिलेगी उसके अंदर दो कॉन्सेप्ट होंगे। वन इज अ डिटेल नॉलेज, जिसके अंदर सेक्शन कनेक्टिविटी होगी, एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से कैसे लिंक करता है, ये सब चीजें होंगी जिसमें मुझे बहुत टाइम लगेगा। और उसमें लास्ट में होगी क्रक्स समरी। हम यहाँ पे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, हम यहाँ पे डिटेल एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे, और हमें एग्जाम भी तो पास करना है, नहीं करना। जितना सारा टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी उसको 4 लाइन में समअप कर दूंगी, और लाइन सिर्फ 4 याद करनी है। बाकी का जितना पढ़ाया जाएगा वो पीछे रिकॉर्ड हो जाएगा ट्रांसमीटर में, समय आने पे अपने आप निकल जाएगा। जैसे आपसे अभी पूछूं मैं, अब देखो जो मैंने पढ़ाया ना वो कैसे आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेव हो गया। मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि सेक्शन 11 और 10A में क्या अंतर है। 11 जो आया था स्टार्टिंग में आया था उसको डिलीट कर दिया, और उसकी जगह फिर दोबारा से उन्हें फिर जरूरत पड़ी तो उन्होंने 10A डाल दिया। अब ये आपके माइंड में आपने रटा नहीं है, रटने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक आपको पता चल गया। मैंने आपसे पूछा ये बताओ कि कंपनीज एक्ट में जब भी कभी किसी लॉ को पढ़ते हैं तो उसमें प्रोवाइजो क्यों होता है, प्रोवाइजो क्यों डाला जाता है। ये आपने रटा नहीं, ये आपको ऑटोमेटिक सेव हो गया। मैंने आपसे पूछा जब भी कभी कोई सेक्शन होता है तो उस सेक्शन के अंदर क्लॉजेस क्यों होते हैं, क्योंकि पॉइंट को फर्दर एक्सप्लेन करना है। या आपने रटा नहीं, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ गया। अब मुद्दा ये उठता है कि मैम फिर तो क्रक्स समरी पढ़ के ही हम पास हो सकते हैं। कमाल की बात सुनिए, एग्जाम था, एग्जाम से एक दिन पहले रात को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रही थी बच्चों को। मैंने कहा चैप्टर नंबर ये, तो पूछता मैम ये कौन से चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जब ऐसी बातें सुनने को मिलती है तो थोड़ा अजीब लगता है। हमें 2 तरीके से पढ़ाई करनी है और दोनों के बिना काम नहीं चलेगा, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। जनरली ऐसा बोला जाता है कि मैं सेक्शंस को रटवाती हूँ, केस स्टडीज को रटवाती हूँ, मतलब स्ट्रक्चर्स वगैरह, लेकिन आप एक चीज समझिए, हाँ भाई मैं खुल के कहती हूँ मैं बच्चों को रटवाती हूँ, बिना रटे पास भी तो नहीं होंगे। आज आपको कितनी भी नॉलेज है, लेकिन अगर एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो कोई नहीं पूछेगा नॉलेज को। तो हमारा मेन एम एक और होना चाहिए, क्या, एग्जाम को क्लियर करना। और एग्जाम क्लियर होगा किससे, क्रक्स समरी। और क्रक्स उसे समझ में आएगा जिसने डिटेल में पढ़ी है। तो डिटेल में पढ़ना है और क्रक्स में याद करना है। जैसे मैं आपको अभी सेक्शन पढ़ा रही हूँ, सेक्शन 2+41, जल्दी बताओ क्या है, फाइनेंशियल ईयर। 42 फॉरेन कंपनी। अब देखो मैं आपको एक चीज बैक टू बैक याद कराती हूँ। सुनो बच्चों ध्यान दो प्लीज, नो टॉकिंग, हेलो 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 हेलो, प्लीज कीप क्वाइट। प्राइवेट कंपनी के प्रमोटर, प्राइवेट कंपनी के, जोर से बोलो छुट्टी कर दूंगी, प्राइवेट कंपनी के, आवाज ही नहीं आ रही भाई, इतने बच्चे होने के बाद तो पूरा धुआं उड़ जाता है। प्राइवेट कंपनी के प्रॉस्पेक्टस इशू करके पब्लिक कंपनी बनाते हैं। ये देखिए, प्राइवेट कंपनी के प्रमोटर प्रॉस्पेक्टस इशू करके पब्लिक कंपनी बनाते हैं। कुछ नहीं करना, एग्जाम में जब लिखोगे ना क्वेश्चन तो वहां पे 3 घंटे का प्रेजेंटेशन होता है और बहुत स्ट्रेस आ जाता है, प्रेशर आ जाता है। तो जैसे क्वेश्चन पढ़ लिए ना तो पीछे वाली जो शीट होती है ना उस पर ये बना लो 68, 69, 70, 71, 1 सेकेंड लगी। अब जब बीच में कहीं प्राइवेट कंपनी का आया तो पता चल गया कौन सा सेक्शन है, 68 प्रमोटर का, 69 प्रोस्पेक्टस का, 70 और पब्लिक कंपनी का। मैं कहती हूँ आप 25 सेक्शन याद कर लो, जितनी लिमिट है वो आपके टिप्स पे होंगी, वो सारी लिमिट आपकी टिप्स पे होंगी, याद कराने की टेक्निक होगी। जैसे आपका एक सेक्रेटरियल ऑडिट होता है, कौन सा ऑडिट होता है जरा बताना, सेक्रेटरियल ऑडिट। 2 चीजें हमें, 2 कॉम्बिनेशन लेना है बच्चों, एक तो सेक्शन याद करने हैं और दूसरी लिमिट्स। 1 इज अ सेक्शन और सेकंड 1 इज अ लिमिट। अब देखो मैं आपको यही याद कराती हूँ 1 सेकंड के अंदर। एक होता है बच्चों सेक्रेटरियल ऑडिट। क्या होता है सेक्रेटरियल ऑडिट? सेक्रेटरियल ऑडिट करता है सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी। सिर्फ कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। अब मैं आपको याद करवाती हूँ कौन सी कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट करना है, कौन सी कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट करना है। देखो 1 सेकंड में याद करते हैं। इसका कुछ तरीका ऐसा है
5 साल की मेहनत, 5 साल की मेहनत, 25 साल की मौज, सीएस की फौज 100 करोड़ उड़ाएगी रोज। 5 साल की मेहनत, 25 साल की मौज, सीएस की फौज 100 करोड़ उड़ाएगी रोज। 5 साल की मेहनत मतलब क्या? अब इसके आगे आगे जीरो ऐड करना है, ठीक है? हाँ, अब आप एक बात बताओ, सोच के बताना, क्लिक करके। कई बार पता है क्या होता है एग्जाम में, और जिन बच्चों ने प्रॉब्लम फेस करी है वो हाथ उठाना। जो बच्चे बोले ना विद्या कसम है, विद्या लड़की नहीं है, मैं पहले कह रही, विद्या माता पूरा बोल देती हूँ, लड़की नहीं है वो। कभी तुम सोचो विद्या तू जा, तेरे बिना मैं जी लूंगा ना, विद्या माता, ठीक है? अब सुनो मेरी बात, सुनो इधर ध्यान दो जरा, प्लीज ध्यान दीजिए, समझिए मेरी बात। आजकल बच्चों के दिमाग की हानि बहुत हो रही है, बहुत हानि हो रही है, आप समझिए। मेरे को जो इतनी चीज़ें याद रहती है ना, उसका पता क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि मैंने स्क्रीन बहुत कम देखी है, मतलब टीवी बहुत कम देखा है। हमारे टाइम में ये तो होते नहीं थे शॉर्ट्स वॉर्ट्स, ये तो अब बीमारी आ गई है शॉर्ट्स की, तो ऐसे मुझे चल है ना। और ऐसा मन करता है कोई आना नहीं चाहिए, बस हम बैठे बैठे शॉर्ट्स चला लें, है ना। और ये एक लत है, ये भी आप सुन लीजिए, दिस इज एडिक्शन एक्चुअली। इस बीमारी से जितनी जल्दी बच जाओगे उतना अच्छा है। और इसका तरीका मैंने आपको बताया, घर में जो सबसे खराब फ़ोन है वो आप ले लो, टूटा हुआ हो, स्क्रीन डैमेज हो, ऐसे करके दिखाई दे, ठीक है? और उसमें नेट पैक सबसे घटिया डलवाओ। अगर कोई एक वीडियो देखनी हो तो 1 घंटे तक उसमें ऐसे हो, तो आप हमें ध्यान दे यार, देखता ही नहीं। बस यही तरीका और कुछ नहीं है। धीरे धीरे नेट पैक की जो अमाउंट है वो रिड्यूस करो। आप मेरी बात सुन लो, ध्यान दे लो मेरी बात पे सारे बच्चे। और उसमें सबसे बेकार फ़ोन रखो जो चले ही ना, घंटे भर तक आप कुछ चलाना सोचो चले ना, बेकार। कीपैड रखोगे और अच्छा है, और कीपैड भी नहीं रखोगे तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। फ़ोन फ्री हो जाओ, घर से निकल जाओ, वापस लौटूंगा तो आ जाऊंगा, वरना इंतज़ार मत करना, कोचिंग में ही सो जाऊंगा, ठीक है? बस इतना काम कर लो और कुछ नहीं करना तुम्हें। मैं कहती हूँ 2 साल में सीएस। और दिमाग की हानि, दिमाग का लॉस हो रहा है, दिमाग डैमेज हो रहा है बच्चों का फ़ोन चलाने से। ये डिफरेंस आ गया है। मेरा पहला बैच नहीं है, बहुत सालों से बैच चल रहे हैं, लेकिन जो बच्चों की कंसंट्रेशन में दिक्कत आई है, जैसे ये बच्चे नहीं, अभी कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, ये जूझ रहे बीमारी से, ये पता नहीं। पर अब वो बीमारी क्या है? वो बीमारी है भाई शॉर्ट्स की, सस्ता नशा है ये, सस्ता नशा चल रहा है। तो अगर देखो अभी तुम्हारा कुछ बना बिगड़ा नहीं, मैं पहले ही बताती हूँ। सीएस करने के लिए अगर कोई बच्चा एक दिन में 2 घंटे फ़ोन चला रहा है तो डिग्री भूल जाओ कि वो कभी आएगी। 2 घंटे फ़ोन चलाने का मतलब समझ रहे हो आप? आपके पास सिर्फ 3 काम होने चाहिए, पढ़ना, खाना पीना खाना और सोना। अगले 2 साल तक जैकेट भी मत खरीदना, पुराने से काम चलाओ, कोई ज़रूरत नहीं नए कपड़े खरीदने की। जिंदगी में कोई नई चीज़ नहीं आनी चाहिए, चाहे वो वस्तु है चाहे वो प्राणी है। हेलो पीछे वाले बच्चे प्लीज़ ध्यान दीजिए, अगले 2 साल तक जिंदगी में कोई भी नई चीज़ एंट्री ना ले, चाहे वो वस्तु है चाहे वो प्राणी है। वस्तु आएगी वो भी परेशान करेगी, वस्तु मतलब समझ रहे हो, गुड्स, और प्राणी मतलब ह्यूमन बीइंग। कोई भी नए दोस्तनी, हाँ पहले से तो मेंटेन करो, अब ये थोड़ी से छोड़ दोगे, मेंटेन करो। अब ऐसा होता है कि आप ये समझिए, पहली पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए, तो हार चुके तुम। दिक्कत होती है जब न्यू फ्रेंडशिप होती है, तो वो अगर एच लिख के भी भेज देगी ना रात को, पूरी रात, यार एच का मतलब क्या था यार, हाय लिख के छोड़ दिया इसने, तो ऐसा तो नहीं कहीं जा रही है। अब पहली अब मान चलो तुम्हारा पहले से सेटल डाउन है सब कुछ, तो अब तुम कंफर्ट जोन में हो, ये टेंशन मत लेना छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के चली जाएगी, जा जी ले तू अपनी जिंदगी, मेरे लिए और बहुत है, कमी थोड़ी लड़के लड़कियों की, क्यों टेंशन ले रहे हो? ये नहीं कि मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, मैं तो बस तू है तो मैं हूँ, नहीं तो नहीं, ये बकवास होती है सब चीज़ें, ठीक है? तो इसलिए ध्यान दो। देखो बच्चों एक बात सुनो, एक कड़वी सच्चाई सुनिए, आप सारे बच्चे एक बात सुनो। जिस एज में आप हो ना भी, आपको किसी को खुश करने के लिए 200 रुपये की जरूरत है, ओनली 200 रुपीज़। 1 इज मैकडी का बर्गर, पहले सुन लो मेरी बात ध्यान से, एक मैकडी का बर्गर जिसकी कीमत 40 रुपये, एक पानी वाली कोल्ड ड्रिंक आइस की, और ज़्यादा ज़्यादा एक आइस टी, और एक्स्ट्रा 2 पाउच सॉस के, और उसे सामने बिठा लो, एक डेयरी मिल्क की चॉकलेट, और उससे बस 2 बात बोलो, यार मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, यू आर माई लाइफ यार, बस।
और तीसरी बात बोल दो, यू आर सो ब्यूटिफुल। और उससे अगली बात, मैं तेरे लिए जिंदगी में सब सुविधा कर दूंगा, 200 रुपए की जरूरत है। लेकिन सुनो मेरी बात, कटु सत्य है, जिस दिन शादी हो जाएगी ना, जिस दिन शादी हो जाएगी, अब वो कैसे तब्दील होगा? शी इज एक्सपेक्टिंग मेरा बंगला होना चाहिए, शी इज एक्सपेक्टिंग मेरे बच्चे जीडी गोयनका में पढ़ने चाहिए, शी इज एक्सपेक्टिंग मेरे पास जो है ना हार जो हो ना ऐसा हो दुनिया में किसी औरत के पास ना हो। अब कैसे पूरी करोगे? अब पूरी नहीं कर पाओगे, फिर बोले फंस गई मैं तो तेरे साथ, बेकार रहा। और जब कोई लड़की जिंदगी में ये बोल दे ना कि मैं तेरे साथ फंस गई, तो मतलब कहानी खराब है, फिर तो वो जाएगी जाएगी छोड़ के। लड़कों को साफ बता रही हूँ, एक चीज पे ध्यान दो, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोल दो, तेरे लिए दुनिया जीत दूंगा लेकिन 2 साल पढ़ने दे बस। बस सिंपल सी बात है, बहुत सीधी सी बात है। और पहली प्रायोरिटी पढ़ाई रखो, क्योंकि अगर तुम पढ़े नहीं ना, भाई लड़कियां होती हैं स्मार्ट, मैं आपको बता देती हूँ, प्लीज बुरा मत मानना। फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, पढ़ने के टाइम पे फोन कर, बाद में उठाऊंगी। अब वो पढ़ रही है, लड़का सोच रहा है भाई कहानी खराब गई वो तो। अब लड़की फोन कब करेगी? जब पढ़ लेगी, उसके बाद बोले हाँ बता क्या बात थी। वो टेंशन में पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रही यार, पता नहीं कहाँ चली गई। अब वो पढ़ने के बाद फोन कर रही है और लड़का पहले ही, वो सीएस बन जाएगी। अब अगली बात सुनना लास्ट प्लीज, वो सीएस बन जाएगी, आप एग्जीक्यूटिव में रह जाओगे। फाइनल में आने के बाद नया बैच होता है, नए बच्चे होते हैं, जिंदगी में कोई नया आएगा। अब ये थोड़ी ना तुम फाइनल की क्लास में बैठोगे, नहीं। अब वो सीएस बन चुकी है, आप अभी कोशिश ही कर रहे हो एग्जीक्यूटिव में। अब क्या होगा पता है क्या बोलेगी? अब सुनो, अब वो शिल्पा शेट्टी की तरह आएगी, सुनील शेट्टी से मिलने। धड़कन मूवी में शिल्पा शेट्टी नहीं आती? यार मैं तुझे प्यार तो बहुत करती हूँ पर मेरे पापा नहीं मान रहे, क्योंकि उन्हें तो सीएस लड़का चाहिए। पूरी जिंदगी तबाह कर दी उसके चक्कर में। अब तुम सुनील शेट्टी स्टाइल में क्या बोलोगे? नहीं मैं तेरे पापा को मना लूंगा, चप्पल पहने मत चले जाना, वो पिक्चर थी। पापा पर्सन ऐसे हैं कि सामने वाले लड़के को ऐसे घूरते हैं। 50,000 की नौकरी करता है, मेरे पास 50 लाख की प्रॉपर्टी, यार तुम्हारी उम्र भी तो ज्यादा है। उनको दुनिया का राजकुमार अपनी लड़की के लिए चाहिए, उसके पास सब कुछ होना चाहिए। पापा को इंदिरा गांधी नहीं बना पाई, हम तो चीज क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो लड़की थी इंदिरा गांधी जी, वो नहीं बना पाई। इन्फोसिस कितनी बड़ी कंपनी है, आज उनका दामाद जो है इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई। इंग्लैंड का ही तो इंडिया का बन के दिखाए, ठीक है। सो एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई, सो प्लीज फोकस ऑन स्टडी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इधर देखिए प्लीज ध्यान दीजिए, कम ऑन। हमने कहा 5 साल की मेहनत 25 साल की मौत, सीएस की फौज 100 करोड़ उड़ाएगी रोज। अच्छा ये बताओ 100 करोड़ उड़ाओगे तो कर्ज होगा कि नहीं होगा? बोरोविंग से 100 करोड़ बोरोविंग्स, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, सिंपल। अगर किसी कंपनी का, अगर पब्लिक कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, और किसी भी कंपनी की अगर बोरोविंग 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसको सेक्टरल ऑडिट कराना है। दिस इज द लिमिट एक्चुअली, ओके। देखो इट्स अ एरा ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स, रिडंडेंट चीजों पे नहीं रह सकते। 3 चीजों पे ध्यान देना है। पहला कॉन्सेप्चुअल स्टडी, सेकंड क्रक्स समरी, थर्ड वन सेक्शन लर्निंग टेक्निक, फोर्थ वन लिमिट्स लर्न, और आखिरी चीज होगी राइटिंग प्रैक्टिस। ये 5-6 चीजें अगर हमने अपने कोर्स में डाल दी, मैं कहती हूँ लिख के देती हूँ, 1 शॉट क्लियर। राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट होने जा रही है क्लास में। डेली मैं आपको एक क्वेश्चन लिख कर दिखाऊंगी, और एक क्वेश्चन आपको क्लास में ही लिखना है। उससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस डेवलप होगी, बिकॉज राइटिंग इज अ स्किल। ये एक स्किल होती है। बिल्कुल समाप्त करते हुए कौन रिप्लाई करो, और उसके बाद ब्रेक है आपका। यस, लगभग काफी देर हो चुकी है, पढ़ते पढ़ते 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट चल रहा है। अब सुनिए, ध्यान दीजिए मेरी बात में, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाउ मेनी टोटल सेक्शंस आर देयर? मजा नहीं आया भाई, जोर से बोलिए। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? ओके। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर? 7 शेड्यूल्स। बहुत बढ़िया। अब अगर हम इसमें बात करें सेक्शन स्ट्रक्चर की, प्लीज ध्यान देना, ये आपकी बुक्स में नोट्स में मेंशन है, ठीक है, आपके नोट्स के अंदर मेंशन है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। यस, एक होता है एक्ट और दूसरा क्या होता है? ऑर्डिनेंस। एक्ट इज पास्ड बाय, ऑर्डिनेंस इशूड बाय, आर्टिकल नंबर
गवर्नर को पावर 213, गवर्नर को पावर, प्रेसिडेंट के पास पावर 1 2 3। ओके, फिर उसी के साथ साथ मैंने आपको सेक्शन स्ट्रक्चर सिखाया था। सबसे पहले क्या होता है, जोर से बोलिए, आवाज नहीं आई। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, जोर से नंबर 1, आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। ठीक है बच्चों, अब मैं क्रॉस में पूछ रही हूं। यस, सेक्शन 2 क्लॉज 41, सेक्शन 2 क्लॉज 68, प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 69, प्रमोटर, सेक्शन 2 क्लॉज 70, 2 क्लॉज 71, 2 क्लॉज 41, 2 क्लॉज 20, कंपनी। कैसे याद करेंगे, सेक्शन 2 इज कॉमन, क्या बोलते हैं उसे, डेफी, कौन क्या बोला, कौन सा क्लॉज बोला जाता है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। ओके, और 20 कैसे याद किया, 0 to हीरो, तो 2 0, कोई भी व्यक्ति कंपनी को क्यों बनाता है, 0 to हीरो, तो 2 0। ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर रिवाइज करते हैं। यस, सबसे पहले नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, 241, 270। अब तुम भैंस उड़ाओगे। यस, 270, प्रोस्पेक्टस 71, 68, 69, 70, 71, 41, 20। परफेक्ट। इस तरीके से हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप याद करना है। सेक्शन 4 के अंदर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या होता है, कंपनी की मेमोरी, कैसे फॉर्म में, रेंडम फॉर्म में। सेक्शन नंबर 4 कैसे याद किया, चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी क्या होती है, शार्प। तो सेक्शन नंबर जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे एमओए होगा, पीछे पीछे सेक्शन नंबर 1 में क्या है, शॉर्ट टाइटल, 2 में क्या है, डेफिनेशन। टोटल कितनी डेफिनेशन है, 95। ठीक है, 4 में क्या है, एमओए, 5 में। ठीक है, आज की क्लास यही रखते हैं और ये हमारा थर्ड, यहाँ पे जैसे बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अभी भी मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया। एक बात और सुन लीजिए, जितने भी बच्चे क्लास में आ रहे हैं, अगली क्लास मिस मत करना, क्योंकि अगली क्लास कल है। मैं चाहती हूँ बेसिक स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो और हम चैप्टर्स की ओर बढ़े। तो क्लास कल है, फिर सुन लीजिए सारे बच्चे। और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेशंस वाले प्रोविजंस हम क्लियर करेंगे। तो अभी कल क्लास है हमारी डेफिनेशंस की। ठीक है, मतलब बेसिक क्लास है, यही शीट लेकर आनी है। कल फिर से क्लास है, कल फिर दोबारा से आपका सेशन होगा।